नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर कोई आपके शरीर का एक हिस्सा जबरन काट दे तो क्या इसे किसी भी तरह से जायज ठहराया जा सकता है? नहीं ना। लेकिन ऐसा किया जा रहा है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में इस तरह की परंपरा को बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जाता है, जिसके कारण बच्चे और बच्चियों की मृत्यु तक हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ खतने की। आमतौर पर पुरुषों का खतना किया जाता है, लेकिन दुनिया के कई देशों में महिलाओं को भी इस दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। भारत देश भी इनमें से एक है और यहाँ इस प्रथा का चलन बोहरा मुस्लिम समुदाय, जिसमें दाऊदी बोहरा और सुलेमानी बोहरा शामिल हैं, उनमें सबसे ज्यादा बताया जाता है। भारत में बोहरा आबादी आमतौर पर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में रहती है। 10 लाख से अधिक आबादी वाला ये समाज काफी समृद्ध है और दाऊदी बोहरा समुदाय भारत के सबसे ज्यादा शिक्षित समुदायों में से एक माना जाता है। दोस्तों, समय समय पर इस दर्दनाक और जानलेवा प्रोसेस के विरोध में आवाजें उठती रहती हैं, लेकिन इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना शायद नामुमकिन है। महिलाओं में खतने को खब्ज या फीमेल जेनेटाइल म्यूटेशन कहा जाता है और यूएन इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन मानता है। दिसंबर 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें एफजीएम यानी फीमेल जेनेटाइल म्यूटिलेशन को दुनिया भर से खत्म करने का संकल्प लिया गया था और इसे रोकने के मकसद से यूएन ने हर साल 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर एफजीएम घोषित किया है। खैर, खतना प्रथा एक काफी बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में किसी दिन अलग से एक वीडियो के माध्यम से बात करेंगे, जानकारी दी जाएगी। फिलहाल मुद्दा यह है कि क्या यह प्रथा इतनी जरूरी है कि किसी मासूम बच्चे की जान की परवाह किए बगैर जबरदस्ती से इसे परफॉर्म कर दिया जाता है। मेरे हिसाब से यह धर्म के अनुसार नहीं है, बल्कि इसे धार्मिक रूप दिया गया है। दोस्तों, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मंतव्य कतई नहीं है, लेकिन किसी की जान के साथ खेलना धर्म का काम नहीं हो सकता। रिसेंटली बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में खतना करवाने के दौरान एक 10 साल के लड़के की मौत हो गई। एहनाफ तहमीद नाम के इस लड़के को मंगलवार की रात खतना करवाने के लिए अस्पताल लाया गया था और उसके घर वालों का आरोप है कि बच्चे की मौत उनसे इजाजत लिए बिना पूरी तरह से बेहोश करने की वजह से हुई। अब यहाँ पर 2 प्रश्न उठते हैं। पहला, ये जानलेवा प्रोसेस किस लिए, और दूसरा, हॉस्पिटल के कंसेंट फॉर्म में क्या क्या लिखा होता है? क्या कोई इसको पढ़कर अपने साइन करता है, सिग्नेचर करता है? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, 1.5 महीने पहले बांग्लादेश में एक और बच्चे की, आयान अहमद नाम के एक बच्चे की मौत भी खतना करवाने के दौरान हो गई थी और उस बच्चे के घर वालों ने भी यही शिकायत की थी। पिछले कई दशकों से बांग्लादेश में बेहोश किए बगैर हजाम, जो बाल काटने का काम करते हैं, वो खतना करते रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में डॉक्टर के जरिए सर्जिकल खतना करने का रिवाज बढ़ गया है, चलन काफी आ गया है। सबसे पहले ये बात जान लेते हैं कि खतने के दौरान बेहोशी कितनी जरूरी है और बेहोशी कितनी खतरनाक हो सकती है। दोस्तों, शरीर के किसी भी अंग को काटने या उसको हटाने के लिए एनेस्थीसिया की जरूरत होती है और इसी प्रकार से बच्चे के सही और सुरक्षित खतने के लिए भी एनेस्थीसिया की जरूरत होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे केस में किस तरह की एनेस्थीसिया की जरूरत है। डॉक्टर के इस प्रोफेशन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का ज्ञान जरूर होता है कि जरूरी शारीरिक जांच किए बिना गलत समय पर गलत एनेस्थीसिया दिया जाए तो मरीज की जान को खतरा हो सकता है और बच्चों में और भी ज्यादा गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। दोस्तों, बच्चे के पिता फकरुल आलम का कहना है कि 10 साल के एहनाफ तहमीद को मंगलवार की रात लगभग 8 बजे ढाका के मालीबाग चौधरी पाड़ा में जेएस डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल चेकअप सेंटर में खतने के मकसद से ले जाया गया था। खतना करने की सर्जरी 8:30 बजे खत्म हो गई थी, लेकिन उसके 1 घंटे बाद भी बच्चा होश में नहीं आया, जिसके कारण फकरुल आलम परेशान हो गए। उन्होंने डॉक्टरों से बार बार पूछा कि उनके बेटे को कोई और समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन उनको कोई साफ स्पष्ट जवाब नहीं मिला और बताया गया कि थोड़ी देर में होश आ जाएगा। 2 घंटे बाद लगभग 10 बजे उनके बेटे की हालत जब ज्यादा खराब हो गई, क्रिटिकल सिचुएशन हो गई और परिवार को बताया गया कि लड़के को तुरंत दूसरे अस्पताल के आईसीयू में ले जाने की जरूरत है, क्योंकि उनके पास आईसीयू नहीं है। इसके बाद आनन फानन में परिवार बेटे को आईसीयू में ले जाने के लिए पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल से संपर्क करता है और करीब रात 10:30 बजे उस अस्पताल से बच्चे को लेने एक एम्बुलेंस भी आ जाती है, लेकिन तब तक तहमीद की मौत हो चुकी थी। बच्चे के पिता फकरुल आलम ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को बिना इजाजत फुल एनेस्थीसिया दिया गया था।
बच्चे के पिता का कहना था कि कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि एक लड़का पूरी तरह बेहोश किए जाने की वजह से मर गया था। इसलिए जब वो अपने बेटे को अस्पताल लेकर गया तो डॉक्टर के हाथ पकड़कर उसने गुजारिश की थी कि बच्चे को फुल एनेस्थीसिया ना दिया जाए। दोस्तों, इस घटना के बाद बच्चे के घर वालों ने मंगलवार यानी 20 फरवरी की रात को हाथीर झील थाने में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें अस्पताल के मालिक और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के नाम दर्ज किए गए। फकरुल आलम चाहते हैं कि उनके साथ इंसाफ किया जाए और मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो। दोस्तों, बच्चा चौथी क्लास का स्टूडेंट था। अहनाफ का परिवार पहले डेनमार्क में रहता था और उसका जन्म वही हुआ था। बिजनेस करने वाले फकरुल आलम 2017 में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बांग्लादेश लौट आए थे। दोस्तों, एक समय था जब बेहोश किए बिना सर्जरी की जाती थी, लेकिन अब मामला बदल गया है। आधुनिक मेडिकल सिस्टम में डॉक्टर इंसान के जिस्म पर किसी भी तरह की छोटी या बड़ी सर्जरी करने से पहले एनेस्थीसिया जरूर देते हैं। एनेस्थीसिया शरीर या उसके किसी भी एक पर्टिकुलर हिस्से को सुन्न कर देता है, इसलिए मरीज को ऑपरेशन के दौरान कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। एनेस्थीसिया भी कई प्रकार के होते हैं। जब भी कोई छोटी या कोई मामूली सर्जरी की जाती है तो केवल वही हिस्सा सुन्न किया जाता है और ऐसे में जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसे लोकल एनेस्थीसिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, किसी को भी एनेस्थीसिया देने से पहले उसके खून, दिल की धड़कन समेत कई चीजों के बारे में जरूरी टेस्ट करवाने की जरूरत होती है ताकि यह समझने में आसानी रहे कि इसके लिए किस तरह का एनेस्थीसिया सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, खतने को लेकर कई तरह की बहस चलती रहती है। कहीं धार्मिक रूप से जली कटी बातों पर फोकस होता है, कहीं राजनीतिक रूप से, तो कहीं इसके लाभ बताए जाते हैं, कहीं इसके नुकसान भी बताए जाते हैं। अब लाभ का कोई साइंटिफिक ऐसा फैक्ट या ऐसा प्रूव नहीं हुआ है कि खतना बेहद लाभकारी चीज है, लेकिन हाँ, इसके नुकसान जरूर सामने आते रहते हैं। चूंकि मामला धर्म का है और ऐसे धर्म का है जो धार्मिक और राजनीतिक तौर पर सबसे पहले टारगेट किया जाता है, ऐसे में खतने से होने वाली कैजुअलिटीज भी सामने नहीं आ पाती। एक तरफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का दावा है कि लड़कों का खतना करने में स्वास्थ्य को होने वाले फायदे या लाभ इससे जुड़े खतरे से कहीं अधिक है, जिसमें पेशाब की नली के इन्फेक्शन, लिंग के कैंसर और एड्स समेत कई यौन रोगों की रोकथाम में मदद मिलती है। लेकिन यह सिर्फ एक दावा है, ऐसे साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है। इसके उलट रॉयल मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि नवजात लड़कों का खतना नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि नवजात बच्चों का खतना करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या ये बेहद जरूरी चीज है। उनके अनुसार नवजात बच्चों का खतना तभी कराया जाना चाहिए जब इसके लिए कोई ठोस मेडिकल वजह हो, कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन हो कि यह ऑपरेट करना पड़े। इस संगठन का कहना है कि बड़े पैमाने पर मानी जाने वाली राय के उलट खतने, यानी राय जो इसके फायदे बताती है, उसके उल्टा खतने से मेडिकल और मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल डिजीज या पेचीदगियां जो है उनका खतरा होता है, जिसमें खून बहना, इन्फेक्शन, पेशाब की नली का तंग होना, कैंसर और पैनिक अटैक जैसे गंभीर बीमारियां शामिल हैं। दोस्तों, आमतौर पर खतना दो तरीके से किया जाता है। एक पारंपरिक तरीका जिसमें नरम चमड़ी को तेज उस्तरे या ब्लेड लगे उस्तरे से काटकर, और दूसरा तरीका है स्टेपल गन। अधिक उम्र के लड़के या बड़े पुरुषों में, मर्दों में खतना करने से पहले लोकल एनेस्थीसिया भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि अधिक तकलीफ ना हो। लेकिन यहाँ सवाल वही खड़ा है कि आखिर क्यों? केवल धार्मिक चलन है इसलिए, या वाकई में कोई हेल्थ बेनिफिट है इसका? मेरे हिसाब से जब तक कोई तकलीफ नहीं है, शारीरिक तंत्र के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।